नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वह है हिंदी गद्य साहित्य की अन्य विधाओं पर, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्रिका और रिपोर्टाज। इन सभी को देखेंगे हम। इन सभी से संबंधित जो महत्वपूर्ण कृतियाँ परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। यह जो वीडियो है वह 2021 मई में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी आप टीजीटी पीजीटी का भी अगर परीक्षा दे रहे हैं तो उसके लिहाज से भी यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह जो वीडियो है एक महामैराथन क्लास है। पूरे इस एक ही वीडियो में आपको जितनी भी अन्य गद्य विधाएँ हैं उनसे संबंधित सारे जो कृतियाँ हैं वो सभी, सारी रचनाएं जो हैं वो सभी आपको एक ही स्थान पे मिल जाएंगी। ज़रूर इस वीडियो को देखें आप, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा देखें। उम्मीद है आप सभी को पसंद ज़रूर आएगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिलती है। इससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम आपको हमारा वीडियो पसंद आया या नहीं पसंद आया, ताकि हम अगला वीडियो अपना इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अपना सबसे पहला जो टॉपिक है वह है अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत, वह टॉपिक है आत्मकथा। पहला जो बिंदु है वह है आत्मकथा। आत्मकथा के संदर्भ में हम देखेंगे पहली रचना किसकी है, बनारसी दास जैन की। बनारसी दास जैन की है पहली रचना अर्धकथा, जो कि 1441 ईस्वी में लिखी गई है। अर्धकथा बनारसी दास जैन की कृति है, पहली आत्मकथा। इसको माना जाता है हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसके बारे में और क्या है कि यह पद्य में है। वैसे आजकल जो आत्मकथाएं लिखी जा रही हैं और इसके बाद जो भी लिखी गई हैं वो सारी गद्य में लिखी गई हैं, लेकिन इस आत्मकथा की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि यह पद्य में है और यह हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है। ये ब्रजभाषा पद्य में है, ये ब्रजभाषा पद्य में यह आत्मकथा है। तो हमारी पहली आत्मकथा जो है वह है अर्धकथा। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरी जो बात आती है वह है सत्यानंद अग्निहोत्री। सत्यानंद अग्निहोत्री की रचना है मुझमें देव जीवन का विकास। यह 1910 ईस्वी में इन्होंने लिखा, 1910 ईस्वी, मुझमें देव जीवन का विकास। अन्य रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती की आत्मकथा है जीवन चरित्र, 1917 ईस्वी में। अगला है भाई परमानंद आप बीती, इनकी आत्मकथा है आप बीती, जो कि 1921 ईस्वी में लिखी गई। आगे है श्री रामविलास शुक्ल का मैं क्रांतिकारी कैसे बना, परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। श्री रामविलास शुक्ल की है रचना मैं क्रांतिकारी कैसे बना, 1933 ईस्वी। अगली जो रचना है वह है भवानी दयाल सन्यासी की। इनकी रचना है, इनकी आत्मकथा है प्रवासी की कहानी, 1939 ईस्वी। अगला है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसका सन भी अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इनकी आत्मकथा है मेरी आत्मकहानी। यह हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा है। इसके संदर्भ में कहा जाता है कि यह हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की आत्मकथा मेरी आत्मकहानी, समय है 1941 ईस्वी। अगला है राहुल सांस्कृत्यायन, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इनकी आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा, 1946 ईस्वी। अगली आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है, जो कि जिसका नाम है आत्मकथा, 1947 ईस्वी। आगे हम देखते हैं, आगे जो है आत्मकथा किसकी है, आगे है वियोगी हरि की। वियोगी हरि की आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह, 1948 ईस्वी, यह भी महत्वपूर्ण है। और यशपाल, आगे हैं यशपाल। यशपाल की है सिंहावलोकन, जो कि 3 पार्ट में लिखी गई है। इसके 3 भाग हैं। प्रथम भाग जो है उसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ और तृतीय भाग का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ है। तो यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं सत्यदेव परिव्राजक। सत्यदेव परिव्राजक, इनकी आत्मकथा है स्वतंत्रता की खोज में, 1951 ईस्वी में लिखा इन्होंने, स्वतंत्रता की खोज में। अगली आत्मकथा है शांतिप्रिय द्विवेदी जी की, जिसका नाम है परिव्राजक की प्रजा। इसका प्रकाशन वर्ष जो है वह है 1952
ईस्वी 1952 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे देखते हैं हम, आगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है जो सबसे महत्वपूर्ण, देवेंद्र सत्यार्थी। इनकी रचना जो है, ये जो आत्मकथा है 3 भागों में विभक्त है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला भाग है जिसका नाम है चांद सूरज के वीरन, ये यहाँ पे है। पहला भाग जो है वह है चांद सूरज के वीरन, इसका समय जो है 1952 ईस्वी। दूसरा भाग है नील यक्षिणी, उसका समय है 1985 ईस्वी। तीसरा भाग है नाच मेरी बुलबुल, इसका समय है 1949 ईस्वी। तो इस तरह यह देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है जो 3 भागों में विभाजित है। आगे देखते हैं गंगा प्रसाद उपाध्याय की आत्मकथा जीवन चक्र 1954 ईस्वी। आगे देखते हैं चतुरसेन शास्त्री की आत्मकथा है, 2 भागों में विभक्त है, 2 भागों में विभक्त है, जिसका नाम है, प्रथम भाग है यादों की परछाइयाँ 1956 ईस्वी और दूसरा भाग है मेरी आत्म कहानी 1963 ईस्वी। अगला है सेठ गोविंद दास आत्मनिरीक्षण 1958 ईस्वी। अगला है देवराज उपाध्याय बचपन के 2 दिन, प्रथम भाग, और द्वितीय भाग है यौवन के द्वार पर 1970 ईस्वी। दोनों ही भाग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अगला जो है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इनकी आत्मकथा है मेरी अपनी कहानी 1958 ईस्वी। मेरी अपनी कथा 1958 ईस्वी है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की आत्मकथा। और इसके बाद जो आ रहा है, जो आत्मकथा आ रही है, वो बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है अपनी खबर 1960 ईस्वी। अपनी खबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है हरिवंश राय बच्चन की, ये तो आप एकदम से रट लीजिए। हरिवंश राय बच्चन की 4 भागों में विभाजित है और इसका हमेशा सीरियल क्रम दे देता है कि क्रम से लगाने के लिए, इसलिए ये जो चारों हैं इनके नाम और इनका कब प्रकाशन हुआ एक क्रम वाइज हमें याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। प्रथम भाग जो है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा भाग है नीड़ का निर्माण, फिर 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तीसरा भाग है बसेरे से दूर, 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक, 1985 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। तो यह जो चारों पार्ट हैं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम हो, इनसे ज़रूर पूछा जाता है प्रश्न। तो इसको आप क्रम से पूरा इसका सन अच्छे से याद कर लीजिए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978 और 10 द्वार से सोपान तक 1985। चलिए आगे देखते हैं। अगला है वृंदावन लाल वर्मा, इनकी आत्मकथा है पहली कहानी 1970 ईस्वी। अगला देखते हैं बलराज साहनी, जिनकी आत्मकथा है मेरी फिल्मी आत्मकथा 1947 ईस्वी। अगला है रामविलास शर्मा, जिनकी आत्मकथा का नाम है घर की बात 1983 ईस्वी। अगला है शिव पूजन सहाय, मेरा जीवन 1985 ईस्वी। अगला है हंसराज रहबर, मेरे साथ जन्म 1986 ईस्वी है और इसका 3 खंड है। 3 खंडों में यह है हंसराज रहबर का मेरे साथ जन्म 1986 ईस्वी और इसका 3 भाग है। अगला देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, रामदरस मिश्र, इसके सन और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसका क्रम पूछा जाता है, कौन पहले है कौन बाद में है। तो चलिए देखते हैं, 5 भाग में है, 5 खंड में है। पहला खंड है जहां मैं खड़ा हूं 1984 ईस्वी। दूसरा है रोशनी की पगडंडियां। तीसरा भाग है टूटते बनते दिन। चौथा भाग है उत्तर पथ। 5वां भाग है फुर्सत के दिन। फिर से देख लेते हैं, जहां मैं खड़ा हूं पहला पार्ट है, दूसरा है रोशनी की पगडंडियां, तीसरा है टूटते बनते दिन, चौथा है उत्तर पथ और 5वां जो भाग है उसका नाम है फुर्सत के दिन। ये जो आत्मकथा है इसका
इसका जो प्रकाशन हुआ था वह 1991 ईस्वी में समय है सहचर के नाम से इसका प्रकाशन, इनकी इस आत्मकथा का प्रकाशन पूरे का समय है सहचर के नाम से 1991 ईस्वी में हुआ था। यह आप जरूर ध्यान में रखें। आगे देखते हैं हम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनकी आत्मकथा है तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा। अगला है फणीश्वरनाथ रेणु जी का आत्मकथा जिसका नाम है आत्म परिचय 1988। अगली आत्मकथा है अमृतलाल नागर की टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 ईस्वी। अगली आत्मकथा है डॉक्टर नगेंद्र की जिसका नाम है अर्ध कथा 1988 ईस्वी। अगली आत्मकथा है यशपाल जैन की जिसका नाम है मेरी जीवन धारा 1987 ईस्वी। अगली है गोपाल प्रसाद व्यास जी की जिनकी आत्मकथा का नाम है कहो व्यास कैसे कटी 1994 ईस्वी। आगे देखते हैं फिर बहुत ही महत्वपूर्ण एक आत्मकथा है जो कि है रामविलास शर्मा जी की और यह 3 खंडों में विभाजित है जिसका नाम है, पहला खंड है मुंडेर पर सूरज, दूसरा है देर सबेर और तीसरा खंड है आपस की बातें। इन तीनों का जो संकलन था वह अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा 3 भाग में विभाजित है, मुंडेर पर सूरज, देर सबेर, आपस की बातें। तीनों का जो संकलन है वह 1996 ईस्वी में हुआ, अपनी धरती अपने लोग शीर्षक के नाम से। तो जरूर आप इसे अपने ध्यान में रखें। अगला हम देखते हैं रविंद्र कालिया, जिनकी आत्मकथा है गालिब छूटी शराब। 2000 ईस्वी में इन्होंने यह अपनी आत्मकथा लिखी। अगला फिर से महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा परीक्षा के दृष्टिकोण से कमलेश्वर की है जो कि 3 भागों में विभाजित है। पहला पार्ट है जो मैंने जिया 1992 ईस्वी, दूसरा है यादों का चिराग 1997 ईस्वी और तीसरा है जलती हुई नदी 1999 ईस्वी। तो यह तीनों भाग हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें जरूर ध्यान में रखें। आगे हम देखते हैं भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा है कही न जाए का कहिए, 2001 ईस्वी में इसे लिखा गया। तो ऐसे कुछ और भी महत्वपूर्ण आत्मकथा बची हुई हैं रचनाएं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। राजेंद्र यादव की है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, 2001 ईस्वी। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 ईस्वी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला है अखिलेश, जिनकी आत्मकथा का नाम है और वह जो यथार्थ था, 2001 ईस्वी। भीष्म साहनी की आत्मकथा है आज के अतीत और 2003 में आया था और दूसरी है मेरी साहित्यिक यात्रा। भीष्म साहनी की पहली आत्मकथा उनकी जो आत्मकथा है उसका पहला भाग है आज की अतीत 2003 ईस्वी में और मेरी साहित्यिक यात्रा दूसरा भाग है 2016 ईस्वी में। अगला आत्मकथा है अशोक वाजपेयी का जिसका नाम है पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज, 2003 ईस्वी में प्रकाशित हुई। स्वदेश दीपक अगला आत्मकथा इनकी ये है मैंने मांडू नहीं देखा। तो अगली आत्मकथा है किसकी, स्वदेश दीपक की मैंने मांडू नहीं देखा, 2003 ईस्वी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टिकोण से। आगे हम देखते हैं रविंद्रनाथ त्यागी की आत्मकथा है बसंत से पतझड़ तक, 2005 ईस्वी में प्रकाशित हुई। जो यह सारी जो हैं आत्मकथाएं बहुत ही ज़्यादा परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें एकदम अच्छे से बस तैयार कर लीजिए। अगली जो है विष्णु प्रभाकर की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 खंडों में विभाजित है। पहला भाग का नाम है पंखहीन, 2004 ईस्वी। दूसरा भाग का नाम है मुक्त गगन में, 2004 ईस्वी और तीसरे भाग का नाम है पंछी उड़ गया, 2004 ईस्वी। 2004 में ही ये तीनों का प्रकाशन हुआ। तीनों ही भागों के नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें क्रम वाइज जरूर याद रखें, पंखहीन, मुक्त गगन में और पंछी उड़ गया। अगली जो आत्मकथा है वह है कन्हैयालाल नंदन की, 2 भागों में विभक्त है। पहला भाग का नाम है एक अंतहीन आकाश, 2007 ईस्वी और दूसरे भाग का नाम है कहां कहां से गुजरा, 2007 में इसका भी प्रकाशन हुआ। इसके बाद जो आत्मकथा है वह है मधुरेश की आलोचक का आकाश, 2012 ईस्वी में। अगली आत्मकथा है सुमित्रा नंदन पंत की 60 वर्ष एक रेखांकन। अगला है मिथिलेश्वर की
कहाँ तक कहें युगों की बात 2012 में प्रकाशित हुई। और दूसरी है जाग चेत कुछ करो उपाय 2015। आगे देखते हैं विष्णुचंद्र शर्मा की मुक्ति बोध की आत्मकथा 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सूर्य प्रसाद दीक्षित निराला की आत्मकथा 1970 और राजकमल चौधरी भैरवी तंत्र तथा अगली है राजेंद्र यादव की दे हरि भई विदेश। इन्होंने इसका संपादन किया हुआ था, दे हरि भई विदेश का इन्होंने संपादन कार्य किया हुआ है राजेंद्र यादव ने। तो यह जो आत्मकथा थी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो राजेंद्र यादव ने देहर भई विदेश का शीर्षक से प्रकाशन इसका संपादन किया था, इन्होंने अर्चना वर्मा और बलवंत कौर के सहयोग से लगभग 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का संपादन इन्होंने किया हुआ है। 20 लेखिकाओं ने अपने आत्मकथाओं को लिखा हुआ है जिसका इन्होंने संपादन कार्य किया हुआ है। तो यह तो थी कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथा। और अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण महिला आत्मकथाकारों को। कुछ हमारी महिला आत्मकथाकार भी हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो भी महत्वपूर्ण है और उनका भी बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न उनसे भी। तो चलिए उनको देख लेते हैं। महिला आत्मकथाकार में अगर हम देखें तो पहली महिला आत्मकथाकार जिसने आत्मकथा लेखिका या आत्मकथाकार जो है बोला जाता है जिनको, उनका नाम है जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज हमारी पहली महिला आत्मकथाकार हैं जिनकी आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा, जिसका प्रकाशन हुआ था 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। अगला है प्रतिभा अग्रवाल। अगली जो आत्मकथा है वह है प्रतिभा अग्रवाल की, 2 भागों में विभक्त है। इनकी आत्मकथा का नाम है दस्तक जिंदगी की 1990 ईस्वी और दूसरी है मोड़ जिंदगी का 1996 ईस्वी। यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला हम देखते हैं, अगली जो आत्मकथा है कुसुम अंसल की है जिसका नाम है जो कहा नहीं गया 1996 ईस्वी में। अगली आत्मकथा है कृष्णा अग्निहोत्री की, 2 भागों में विभक्त है। नाम है लगता नहीं है दिल मेरा 1997 ईस्वी और दूसरी है और औरत 2010 ईस्वी। यह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप इन्हें एकदम अच्छे से बस तैयार कर लीजिए। अगला है पद्मा सचदेव जिनकी रचना है, जिनकी आत्मकथा है बूंद बावड़ी 1900। इनकी रचना क्या है, इनकी जो आत्मकथा है बूंद बावड़ी है इनकी आत्मकथा 1999 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। अगला है शीला झुनझुनवाला जिनकी आत्मकथा का नाम है कुछ कही कुछ अनकही 2000 ईस्वी। अगला है मैत्रेयी पुष्पा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, 2 भागों में इनकी आत्मकथा विभक्त है। पहले का नाम है कस्तूरी कुंडल बस है 2002 में और दूसरे का नाम है गुड़िया भीतर गुड़िया 2002 में। आगे देखें रमणिका गुप्ता जिनकी आत्मकथा 2 भागों में विभक्त है। पहली है हादसे 2005 और दूसरी है आप हुदरी 2015। आगे देखते हैं मन्नू भंडारी की आत्मकथा है एक कहानी यह भी 2007 ईस्वी और दूसरी है प्रभा खेतान अन्या से अनन्या 2007। मन्नू भंडारी की आत्मकथा का नाम है एक कहानी यह भी, इसका भी प्रकाशन 2007 में हुआ और प्रभा खेतान की आत्मकथा का नाम है अन्या से अनन्या 2007। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों ही आत्मकथा, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छी आत्मकथा है। कभी आपको समय मिले तो पढ़िएगा ज़रूर, बहुत अच्छी आत्मकथा है और बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। अगली आत्मकथा है चंद्र किरण सौनरेखा की जिसका नाम है पिंजरे की मैना। आगे देखते हैं कुछ और है। अनीता राकेश की आत्मकथा है संतरे और संतरे। ममता कालिया की है कितने शहरों में कितनी बार। कितने शहरों में कितनी बार ममता कालिया की आत्मकथा है। इस पर उन्हें सीता पुरस्कार भी मिल चुका है 2012 में, इस पर उनको सीता पुरस्कार भी मिला है 2012 में। और अगला है चंद्रकांता की, ये जो ममता कालिया की है कितने शहरों में कितनी बार, इसका प्रकाशन वर्ष है 2011 ईस्वी। 2011 ईस्वी इसका प्रकाशन है। अगला है चंद्रकांता। चंद्रकांता अगली लेखिका हैं, इनकी आत्मकथा का नाम है हाशिए की इबारतें 2012 ईस्वी। तो यह तो थी कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाएं
महिला आत्मकथाओं के बारे में, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं महिला आत्मकथाकारों की, और अन्य जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी आत्मकथाकारों की वह भी हमने देख लिया है। अगला एक और बिंदु है आत्मकथा के संदर्भ में दलित आत्मकथा। दलित आत्मकथा भी खूब ज़्यादा लिखी जा रही है। तो जैसे महिला आत्मकथाकार बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आ रही हैं, वैसे ही दलित आत्मकथाकार भी बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आ रहे हैं। तो अब हम देखेंगे दलित आत्मकथाकारों में कुछ जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन्हें देखेंगे। यह भी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो पहले जो है वह है मोहनदास नेमिसराय का। मोहनदास नेमिसराय पहले दलित आत्मकथाकार माने जाते हैं, और इनकी जो रचना है अपने अपने पिंजरे 2 भागों में विभक्त है। पहले का प्रकाशन 1995 ईस्वी और दूसरे का 2000 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो आत्मकथा है इसे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा माना जाता है। आगे देखते हैं। अगला है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनकी आत्मकथा का नाम है जूठन। पहले का प्रकाशन 1997 ईस्वी में हुआ और दूसरे भाग का प्रकाशन 2015 ईस्वी में हुआ है। अगली आत्मकथा है कौशल्या वैसंती की, दोहरा अभिशाप 1999 ईस्वी। अगली आत्मकथा है माता प्रसाद की, झोपड़ी से राजभवन 2002 ईस्वी। अगली आत्मकथा है सूरजपाल सिंह चौहान की, जिसका नाम है तिरस्कृत, 2002 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। दूसरा है संतृप्त, 2006 ईस्वी। अगली आत्मकथा है सूर्य नारायण सोनकर की, 2 है, जिसका नाम है, पहले का नाम है नागफनी, 2007 ईस्वी, और दूसरे का नाम है मेरे जीवन की बाइबिल, 2007 ईस्वी। आगे देखते हैं। अगली आत्मकथा है शिवराज सिंह बेचैन की। अगली आत्मकथा जो है वह है शिवराज सिंह बेचैन की, बेवक्त गुजर गया माली, 2006, और मेरा बचपन मेरे कंधे पर इनकी आत्मकथा है। 2 भागों में विभक्त है। अगला हम देखें अगर, अगली जो आत्मकथा है डॉक्टर धर्मवीर की है, मेरी पत्नी और भेड़िया, 2009। आगे है डॉक्टर तुलसीराम की, 2 भागों में विभक्त है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। पहला का नाम है मुर्दहिया, 2010, और दूसरे का है मणिकर्णिका, 2013। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह परीक्षा के लिहाज से। अगली जो आत्मकथा है सुशीला टाग भौरे की है, जिसका नाम है शिकंजे का दर्द, 2012 ईस्वी। शिकंजे का दर्द, 2012 ईस्वी। तो इस तरह यह थी कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाएं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिए, इन्हें अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारी परीक्षाएं जो भी हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सबके लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन्हें देख लीजिए। अगला टॉपिक जो है जिसमें हम देखेंगे उसमें हम जीवनी के बारे में देखेंगे। तो चलिए अगला हम टॉपिक देखेंगे जीवनी के संदर्भ में। अगला जो हमारा बिंदु है वह है जीवनी। जीवनी, बहुत सारी जीवनियाँ लिखी गई हैं जिन पे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो एक ही व्यक्ति पर, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर बहुत सारी जीवनियाँ लिखी गई हैं, तो उनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा जीवनियों को लिया हुआ है जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहली जो हमारी जीवनी है दयानंद सरस्वती पर लिखी गई जीवनियाँ हम देखेंगे। इन्हीं पर सबसे ज़्यादा जीवनी इन पर ही लिखी गई है। यही एक जो व्यक्ति हैं जिन पर सबसे ज़्यादा जीवनी अभी तक लिखी गई है, दयानंद सरस्वती पर। इनसे संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से हैं जीवनी, उनको देख लेते हैं। तो गोपाल शर्मा शास्त्री जो कि पहले जीवनीकार भी माने जाते हैं, इनकी जीवनी का नाम है दयानंद दिग्विजय, 1881 ईस्वी। दूसरे हैं चिम्मन लाल वैश्य जिनकी जीवनी का नाम है स्वामी दयानंद, और तीसरे हैं स्वामी सत्यानंद जिनकी जीवनी का नाम है दयानंद प्रकाश। तो इस तरह यह 3 व्यक्ति हैं जो कि बहुत और भी लोगों ने लिखा हुआ है, लेकिन यह 3 परीक्षा के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 को ही लिया हुआ है। और गोपाल शर्मा शास्त्री प्रथम जीवनीकार माने जाते हैं, ये भी आप ध्यान में रखें। और ये भी ध्यान में रखें कि सबसे ज़्यादा जीवनी अभी तक दयानंद सरस्वती पर लिखी गई है। आगे हम देखते हैं आगे किसके संदर्भ में लिखा गया है। महात्मा गांधी के संदर्भ में बहुत सी जीवनियाँ लिखी गई हैं, जिसमें हम देखते हैं यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, क्योंकि पूछता है
कभी किसी का पूछ लेगा तो सब एक जैसे से लगते हैं तो कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है, तो इसलिए आप एकदम ध्यान से उन्हें देखें। तो देखते हैं हम, पहली जो जीवनी है महात्मा गांधी पर लिखी गई है, रामचंद्र वर्मा ने लिखी है, जिसका नाम है महात्मा गांधी 1919 ईस्वी में। दूसरा है लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज की, जिसका नाम है महात्मा गांधी, इनकी भी जीवनी का नाम महात्मा गांधी ही है, 1939 ईस्वी इसका समय है। अगला है घनश्याम दास बिड़ला, इनकी जीवनी का नाम है बापू, 1940 ईस्वी। अगली है ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल, जिनकी जीवनी का नाम है महात्मा गांधी, 1940 ईस्वी। सुशीला नायर, बापू के कारावास की कहानी, 1949 ईस्वी। अगला है जैनेन्द्र अकाल पुरुष गांधी, 1968 ईस्वी। तो यह कुछ जीवनीकार हैं जिनकी महत्वपूर्ण जीवनियां हैं महात्मा गांधी के संदर्भ में। आगे आइए देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र पर लिखी गई जो जीवनियां हैं उनको। तो पहले लिखा गया है बाबू राधाकृष्ण दास जी के द्वारा, बाबू राधाकृष्ण दास द्वारा लिखा गया है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र। इनकी जीवनी का नाम है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, 1904 ईस्वी। अगला है शिवनंदन, इनकी जीवनी का नाम है हरिश्चंद्र, 1905। अगले हैं जीवनीकार ब्रजरत्न दास, जिनकी जीवनी का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1948। अगले जीवनीकार हैं प्रतिभा अग्रवाल, जिनकी जीवनी का नाम है प्यारे हरिश्चंद्र जू, 1997 ईस्वी। और अगले जीवनीकार हैं ज्ञानचंद जैन, जिनकी जीवनी का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्रण, 2004 ईस्वी। तो यह तो थी कुछ महत्वपूर्ण जीवनियां जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के संदर्भ में लिखी गई हैं। आइए अब देखते हैं कुछ अन्य जीवनी जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अभी तो हमने पर्टिकुलर पर्सन पे देखा कि एक ही व्यक्ति पर कितनी सारी जीवनियां लिखी गई हैं। तो अब कुछ अन्य जीवनियां हैं जिसमें चंद्रशेखर शुक्ल ने लिखा है रामचंद्र शुक्ल पर, नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व, जिसका प्रकाशन हुआ 1963 ईस्वी में। अगली जीवनीकार का नाम है डॉक्टर रघुवंश, जिनकी जीवनी है मानव पुत्र ईसा जीवन और दर्शन, 1985 ईस्वी। अगली जीवनी है रामविलास शर्मा की, जिसका नाम है मार्क्स त्योसी और एशियाई समाज, 1986 ईस्वी। अगली जीवनी है रामनिवास जाजू की, जिनकी जीवनी का नाम है मरुभूमि का वह मेघ, 1986 ईस्वी। यह इन्होंने घनश्याम दास बिरला पर लिखी हुई है। आगे जो आ रहा है यह बहुत ज़्यादा परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, इसे आप ज़रूर ध्यान में रखें। यह 3 जीवनियाँ जो कि मुंशी प्रेमचंद जी पर लिखी गई है और इसका क्रम भी पूछता है, इन जीवनियों का सन पूछता है और इन जीवनियों को लिखा किसने है वह भी पूछता है। तो यह पूरा आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए। शिवरानी देवी जो कि प्रेमचंद जी की पत्नी थी, उन्होंने लिखा है प्रेमचंद घर में, 1944 ईस्वी में। दूसरा अमृत राय हैं, जिन्होंने लिखा है कलम का सिपाही, 1962 ईस्वी। अगला है मदन गोपाल, जिन्होंने लिखा है कलम का मजदूर, 1964 ईस्वी। तो यह प्रेमचंद पर संबंधित 3 जीवनियाँ हैं, शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में, अमृत राय का कलम का सिपाही और मदन गोपाल का कलम का मजदूर। आगे देखते हैं गंगा प्रसाद पांडे ने लिखा है महाप्राण निराला के संदर्भ में इन्होंने जीवनी लिखी है महाप्राण निराला। और दूसरे हैं रामविलास शर्मा, जिन्होंने लिखा हुआ है निराला की साहित्य साधना। बहुत ही अच्छी जीवनी है, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत सी सीखें हमें मिलती हैं, इस जीवनी को पढ़कर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप अगर कभी फुर्सत मिले तो यह जीवनी ज़रूर पढ़ें, निराला की जीवनी ज़रूर पढ़ें। और एक दूसरी और भी महत्वपूर्ण जीवनी है जो सच में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वह है विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, जो कि इन्होंने शरद चंद्र पर लिखा हुआ है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी जीवनी है आवारा मसीहा। पहले तो इसमें सोचिए कितना अच्छा इसका नाम है, आवारा मसीहा। ऐसा मसीहा जो आवारा है, मसीहा है लेकिन आवारा है, और मसीहा भी है जो अपने बारे में नहीं हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। बहुत ही अच्छी इस जीवनी से आपको पढ़कर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप इस जीवनी को ज़रूर पढ़ें। चलिए आगे हम देखते हैं। फिलहाल
अगला है शांति जोशी का, उनकी जीवनी का नाम है सुमित्रा नंदन पंत, जीवन और साहित्य 1970 ईस्वी, इन्होंने पंत जी पर लिखी हुई है। अगले जीवनीकार हैं शिवसागर मिश्र, जिनकी जीवनी का नाम है दिनकर एक सहज पुरुष 1981 ईस्वी। अगले जीवनीकार हैं शोभा कांत, जिनकी जीवनी का नाम है बाबूजी, यह इन्होंने नागार्जुन पर लिखा हुआ है। अगली जीवनीकार हैं विष्णु चंद्र शर्मा, जिनकी जीवनी का नाम है अग्निसेतु, यह इन्होंने नजरुल इस्लाम पर लिखी हुई है, जिसका प्रकाशन 1976 ईस्वी में इन्होंने किया। अगले जीवनीकार हैं जगदीश चंद्र माथुर, जिनकी जीवनी का नाम है जिन्होंने जीना जाना, और इसका प्रकाशन 1971 ईस्वी में हुआ। अगले जीवनीकार हैं तेज बहादुर चौधरी, जिनकी जीवनी का नाम है मेरे बड़े भाई शमशेर जी 1995 ईस्वी। अगला है, देखते हैं हम, कमला सांस्कृत्यायन ने लिखा है महामानव महापंडित, जो कि राहुल सांस्कृत्यायन पर लिखी गई है, 1995 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। दूसरा है विष्णु चंद्र शर्मा, जिनकी जीवनी का नाम है समय साम्यवादी, यह भी राहुल सांस्कृत्यायन पर लिखी गई है, इसका समय है 1997 ईस्वी। तो यह जो दोनों जीवनियां हैं यह राहुल सांस्कृत्यायन पर लिखी गई है। चलिए आगे देखते हैं, अभी आगे कुछ और जीवनियां रह गई हैं तो अभी देख लेते हैं। अगला है सुलोचना रांगेर की, सुलोचना रांगेर ने लिखा हुआ है, इनकी जीवनी का नाम है रांगेर राघव एक अंतरंग परिचय, 1997 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। आगे देखते हैं, मदन मोहन ठाकुर हैं, जिनकी जीवनी का नाम है राजेंद्र यादव, जिसका प्रकाशन 1999 ईस्वी में हुआ है। अगले जो जीवनीकार हैं वहाँ हैं बिंदु अग्रवाल, इनकी जीवनी का नाम है स्मृति के झरोखे से, इन्होंने भारत भूषण अग्रवाल पर लिखा हुआ है, या इनकी पत्नी थी, 1999 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। ज्ञानचंद जैन, इन्होंने लिखा है अमृतलाल नागर पर, इनकी जीवनी का नाम है कथा शेष। और अगले जीवनीकार हैं कुमुद नागर, जिन्होंने लिखा हुआ है अमृतलाल नागर पर, या इनकी पत्नी थी, इनकी जीवनी का नाम है वट वृक्ष की छाया में, इसका प्रकाशन वर्ष हुआ 2006 ईस्वी। आगे देखते हैं गायत्री कमलेश्वर, जिन्होंने लिखा हुआ है कमलेश्वर पर, कमलेश्वर मेरे हमसफर 2005, यह कमलेश्वर की पत्नी है। नरेंद्र मोहन, जिनकी जीवनी का नाम है मंटो जिंदा है, 2012। अगली जीवनीकार हैं अखिलेश, जिनकी जीवनी का नाम है मकबूल, 2011 ईस्वी। और अंतिम जीवनीकार हैं जो इस वीडियो में, वो हैं राम कमल राय, जिनकी जीवनी है शिखर से सागर तक, यह इन्होंने अज्ञेय पर लिखा हुआ है। तो यह थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण जीवनियाँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से, परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। जितनी भी हिंदी की परीक्षाएं होती हैं उसमें जीवनी से संबंधित जो महत्वपूर्ण जीवनियाँ हैं, जिनसे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके सन पूछे जाते हैं, जीवनीकार के नाम पूछे जाते हैं, उनकी कृतियाँ पूछी जाती हैं, वे सभी कुछ इस एक वीडियो में पूरा संकलित है। तो आप इसे अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और हमें याद रखें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और इसके पहले हमने आत्मकथा को देखा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से वह भी महत्वपूर्ण है। सभी आत्मकथाओं को हमने देखा, परीक्षा के लिहाज से जो बेहद महत्वपूर्ण थे। सभी जीवनियों को हमने देखा। इसके बाद हम देखेंगे यात्रा वृत्तांत को। यात्रा वृत्तांत के बारे में इसके बाद हम देखेंगे। तो यह तो थी जीवनी। चलिए दोस्तों, अगला हमारा जो बिंदु है वह है यात्रा वृत्तांत पे, यात्रा साहित्य पे। जो भी महत्वपूर्ण जो यात्रा वृत्तांत लिखे गए हैं, उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो पहला है नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। पहला जो नाम है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। यात्रा वृत्तांत लिखने की जो परंपरा है, जो इसका सूत्रपात हुआ, या इन्हीं से ही माना जाता है। इनकी हिंदी की पहली यात्रा वृत्तांत, और इनकी भी पहली यात्रा वृत्तांत जो है उसका नाम है सरयू पार की यात्रा। तो इनके कुछ यात्रा वृत्तांत हैं, देख लेते हैं। सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा और लखनऊ की यात्रा। तो यह इनकी 3 यात्रा है जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, यात्रा वृत्तांत हैं, जिसमें पहली जो है सरयू पार की यात्रा पहला यात्रा वृत्तांत माना जाता है। अगला है पंडित दामोदर शास्त्री, जिनकी यात्रा वृत्तांत का नाम है मेरी पूर्व दिग यात्रा, 1885 ईस्वी। अगले हैं देवी प्रसाद खत्री जी, जिनकी यात्राओं के नाम है यात्रा वृत्तांतों के रामेश्वर यात्रा और बद्रिकाश्रम
यात्रा। अगला है शिव प्रसाद गुप्त जी की, जिनकी यात्रा वृत्तांत का नाम है पृथ्वी प्रदक्षिणा। अगले हैं स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, जिनकी यात्रा वृत्तांत का नाम है मेरी कैलाश यात्रा और दूसरी है मेरी जर्मन यात्रा। अगला देखते हैं महेश प्रसाद जी हैं, जिनकी यात्रा वृत्तांत का नाम है मेरी ईरान यात्रा 1930 ईस्वी। आगे देखते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, जिनकी यात्रा वृत्तांत का नाम है हमारी जापान यात्रा। इनकी यात्रा वृत्तांत का नाम है हमारी जापान यात्रा 1931 ईस्वी। इनकी यात्रा वृत्तांत का प्रकाशन हुआ था 1931 ईस्वी में प्रकाशन हुआ, और जो इनकी यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है हमारी जापान यात्रा। अगले हैं राम नारायण मिश्र, इनकी यात्रा वृत्तांत का नाम है यूरोप यात्रा में 6 मास, प्रकाशन हुआ 1932 ईस्वी। सबसे महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत जो माने जाते हैं राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा इनकी यात्रा वृत्तांतों को, इनकी यात्रा साहित्य को परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसे जरूर एकदम ध्यान से पढ़ें। इनकी यात्रा वृत्तांतों को देखते हैं, जो है मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, किन्नर देश में 1948, घुमक्कड़ शास्त्र 1948, राहुल यात्रावली 1949, यात्रा के बहाने 1952, एशिया के दुर्गम भूखंड 1956 ईस्वी। यह इनके बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत थे। कुछ और अन्य और भी हैं। चीन में कम्यून 1959, चीन में क्या देखा 1960, मेरी यूरोप यात्रा, और रूस में 25 मास। यह इनकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत हैं। यह बहुत घुमक्कड़ शास्त्र इनका जो है राहुल सांस्कृत्यायन का एक ग्रंथ है, घुमक्कड़ शास्त्र। यह बहुत ज़्यादा घूमते थे, इन्हें घूमना बहुत पसंद था, तो ये जहाँ जहाँ घूमते थे, जहाँ जहाँ जाते थे, वहाँ पे एक अपना साहित्य लिख डालते थे। तो यही इतने सारे इनके यात्रा वृत्तांत हैं। और एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, राहुल सांस्कृत्यायन, अज्ञेय और नागार्जुन, इन तीनों को घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। घुमक्कड़ बृहत्त्रयी, यह तीन हिंदी साहित्य के बहुत ही ज़्यादा घुमक्कड़ व्यक्ति थे, ऐसे हम समझ सकते हैं इनको। तो चलिए पहले तो हमने इनको देख लिया। अगले हैं जो यात्रा वृत्तांत जिनका लिखा गया है, वह है राम वृक्ष बेनीपुरी। इनके यात्रा वृत्तांत का नाम है पैरों में पंख बांधकर 1952 और उड़ते चलो 1954। अगला है भगवत शरण उपाध्याय की, जिनका नाम है यात्रा वृत्तांत का वह दुनिया में 1952, कलकत्ता से पैकिंग 1955, सागर की लहरों पर 1959। अगला है सत्यनारायण की आवारे की यूरोप यात्रा 1940, यूरोप के झरोखे में, और अगला है युद्ध यात्रा 1940। अगला देखते हैं हम सेठ गोविंदास जी की है यात्रा वृत्तांत। इसका नाम है सुदूर दक्षिण पूर्व 1951 और दूसरा है पृथ्वी परिक्रमा 1954। आगे है यशपाल की, जिसका नाम है लोहे की दीवार के दोनों ओर, जिसका नाम है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1953 और दूसरा है राह बीती 1956। अगला है काका कालेलकर, जिसमें पहला है हिमालय की यात्रा 1948, सूर्योदय का देश 1955। अगला है प्रताप नारायण मिश्र का, जिनकी यात्रा वृत्तांत का नाम है बिलायत यात्रा। आगे हम देखें अगले जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, जिनका नाम है अज्ञेय। इनकी यात्रा वृत्तांत का नाम है अरे यायावर रहेगा याद, और दूसरा है एक बूंद सहसा उछली। अरे यायावर रहेगा याद यह इनकी स्वदेश यात्रा से संबंधित है, 1953 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। एक बूंद सहसा उछली विदेश यात्रा से संबंधित है, 1960 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। तो यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसे ज़रूर ध्यान में रखें, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। यह आप इसे हमेशा ध्यान में रखें कि इनकी स्वदेश यात्रा से संबंधित कौन सा यात्रा वृत्तांत है और विदेश यात्रा से संबंधित कौन सा है। अगला देखते हैं मोहन राकेश का है आखिरी चट्टान तक 1953 ईस्वी। अगले हैं रामधारी सिंह दिनकर, 2 यात्रा वृत्तांत हैं, देश विदेश 1957 और दूसरा है मेरी यात्राएं 1970। अगला है प्रभाकर द्विवेदी, जिनकी यात्रा वृत्तांत का नाम है पार उतरी कह जई हूँ 1958। अगला है भुवनेश्वर प्रसाद भुवन, आंखों देखा यूरोप। अगला है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी,
इनका नाम है, इनके रचना का नाम है बद्रीनाथ की ओर 1954। अगला है यशपाल जैन, रूस के 46 दिन 1960। अगला है गोपाल प्रसाद व्यास, अरबों के देश में 1960। अगला है ब्रज किशोर नारायण, लंदन से लंदन 1957। अगला है प्रभाकर माचवे, गोरी नज़रों में हम 1964। अगला है निर्मल वर्मा का चीणों पर चांदनी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसका प्रकाशन वर्ष है 1964। अगला है धर्मवीर भारती, जिसमें इनकी 3 यात्रा वृत्तांत हैं, यादें यूरोप की, यात्रा चक्र और ठेले पर हिमालय, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है विष्णु प्रभाकर, अगले हैं विष्णु प्रभाकर, जिनकी यात्रा वृत्तांत का नाम है हंसते निर्जर दहकती भट्टी 1966 ईस्वी। ज्योतिपुंज हिमालय 1942 ईस्वी में प्रकाशन हुआ, 82 ईस्वी में ज्योतिपुंज हिमालय की 1982 ईस्वी। और हम सफ़र मिलते रहें 1996। आगे देखते हैं, अगला है डॉक्टर नगेंद्र, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक 1968 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। अप्रवासी की यात्राएं 1997, यह इनकी 2 यात्रा वृत्तांत हैं। अगला है राजेश अवस्थी, जिनकी यात्रा साहित्य का नाम है सैलानी की डायरी, और दूसरा है हवा में तैरते हुए। अगले हैं श्रीकांत वर्मा, जिनकी रचना का नाम है अपोलो का रथ 1975। अगले हैं गोविंद मिश्र, जिनकी रचनाओं के नाम हैं, जिनकी यात्रा वृत्तांत कई हैं, जिनमें हम महत्वपूर्ण देखेंगे धुंध भरी सुर्खी, दरख्तों के पार शाम, झूलती जड़ें, परतों के बीच और यात्राएं। अगले हैं कमलेश्वर, बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी जो यात्रा वृत्तांत हैं। 3 हैं खंडित यात्राएं 1975, कश्मीर रात के बाद 1997, आंखों देखा पाकिस्तान 2006। अगला है बलराज साहनी, इनकी रचना का नाम है रूसी सफ़रनामा 1971, प्रकाशन वर्ष है। शिवानी, रचना का नाम है यात्रिक 1980, प्रकाशन वर्ष। कन्हैयालाल नंदन, रचना का नाम है धरती लाल गुलाबी चेहरे, इनके रचना का प्रकाशन वर्ष है 1982 ईस्वी। इंदु जैन, इनकी रचना का नाम है पत्रों की तरह चुप, पन्नों पर, हाँ इनकी जो रचना है, एक मिनट, हाँ ये इंदु जैन जो है पत्रों की तरह चुप 1987 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगले हैं रामदरस मिश्र, जिनकी 3 यात्रा वृत्तांत हैं, तना हुआ इंद्रधनुष 1990, भोर का सपना 1993, पड़ोस की खुशबू 1999। अगला देखते हैं शिव प्रसाद सिंह है, साबजा पत्र कथा कहे, इनकी यात्रा वृत्तांत का नाम है। आगे देखते हैं कुछ और बचे हुए हैं जो कि महत्वपूर्ण है थोड़ा। मंगलेश डबराल की है एक बार आयोबा 1998, बल्लभ डोभाल की है आधी रात का सफ़र 1998। अगले जो यात्रा वृत्तांतकार हैं उनका नाम है हिमांशु जोशी, इनकी यात्रा वृत्तांत का नाम है यातना शिविर में 1998। अगला है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इनकी जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है आत्म की धरती 1999, अंतहीन आकाश 2005, एक नाव के यात्री। यह 3 इनकी रचनाएं हैं, 3 इनकी यात्रा साहित्य हैं जो कि महत्वपूर्ण है। आगे है रमेश चंद्र शाह की, जिनकी रचना का नाम है एक लंबी छां 2000 में प्रकाशन हुआ। नरेश मेहता, इनकी रचना का नाम है कितना अकेला आकाश 2003। नासिरा शर्मा, इनकी यात्रा वृत्तांत का नाम है जहां फव्वारे लहू रोते हैं 2003, प्रकाशन वर्ष है। अगला है मनोहर श्याम जोशी, इनकी यात्रा वृत्तांत का नाम है क्या हाल है चीन के 2006 में प्रकाशन हुआ। दूसरी है पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र 2006 में प्रकाशन हुआ इसका भी। आगे है निर्मला जैन की यात्रा साहित्य जिसका नाम है दिल्ली शहर दर शहर। आगे है असगर वजाहत की, जिनकी यात्रा साहित्य का नाम है चलते तो अच्छा था। दूसरा है रास्ते की तलाश में 2012। आगे हैं ज्ञान रंजन, जिनकी यात्रा साहित्य का नाम है कबाड़ खाना। और अगले हैं अंतिम पंकज विष्ट, जिनकी यात्रा साहित्य का नाम है खरामा 2012। तो या तो हमने कुछ महत्वपूर्ण
यात्रा साहित्य को देखा, जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, जितनी भी हिंदी की परीक्षाएं होती हैं उनके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। राहुल सांस्कृत्यायन, अज्ञेय और नागार्जुन, इन तीनों को घुमक्कड़ बृहद त्रयी कहा जाता है, जो कि हमने अभी आपको बताया ही था पहले, तो यह आप ध्यान में रखें। तो यह तो था हमारे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य, जो कि परीक्षाओं के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। हमने 3 बिंदुओं को देख लिया है, आत्मकथा को हमने देख लिया, जीवनी को देख लिया, और अब हमने यात्रा वृत्तांत को भी देख लिया, जो कि तीनों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे परीक्षाओं में। तो अब इसके बाद जो अगला है बिंदु, वह है हमारा रेखा चित्र। अब हम रेखा चित्र के संदर्भ में पढ़ेंगे। जो हमारा अगला बिंदु है वह है रेखा चित्र, अगला टॉपिक। तो जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हमने चुनिंदा रेखा चित्रों को लिया हुआ है, जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला महादेवी वर्मा का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इनके 3 रेखा चित्र हैं। अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, और दूसरा है मेरा परिवार 1972। 3 है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। श्री राम शर्मा की है बोलती प्रतिमा 1937, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। आगे है रामवृक्ष बेनीपुरी की, यह बहुत ही पूछा जाता है परीक्षा में। माटी की मूर्तें 1946, गेहूं और गुलाब 1950, लाल तारा 1938, मील के पत्थर। अगला है बनारसी दास चतुर्वेदी की रेखा चित्र और सेतुबंध। आगे हैं प्रकाश चंद्र गुप्त, इनकी रेखा चित्रों के नाम है रेखा चित्र, मिट्टी के पुतले और पुरानी स्मृतियां, नए स्केच। आगे है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जिसमें नाम है माटी हो गई सोना, और आगे है दीप जले शंख बजे। आगे है विनय मोहन शर्मा, जिनकी रेखा चित्र का नाम है रेखा और रंग 1955। आगे हैं प्रेम नारायण टंडन, जिनकी रेखा चित्र का नाम है रेखा चित्र। डॉक्टर नागेंद्र की रेखा चित्र का नाम है चेतना के बिंब 1967। आगे है सेठ गोविंद दास, चेहरे जाने पहचाने। कुछ और हैं महत्वपूर्ण, देख लेते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी, जिनकी रेखा चित्र का नाम है रेखाएं बोल उठी। कृष्णा सोबती, हम हसमत 1977 भाग 1। भीमसेन त्यागी, आदमी से आदमी तक। सत्यवती मल्लिक, अमिट रेखाएं 1951। उपेंद्र नाथ अस्क, रेखाएं और चित्र 1955। विष्णु प्रभाकर, कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965। जगदीश चंद्र माथुर, 10 तस्वीरें 1963। माखनलाल चतुर्वेदी, समय के पाँव 1962। तो यह तो थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण रेखा चित्र, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चुनिंदा हैं, ज़्यादा नहीं हैं, इन्हें हम तैयार कर सकते हैं। तो यह तो थी कुछ महत्वपूर्ण रेखा चित्र। आगे जो हमारा बिंदु आएगा वह आएगा संस्मरण। संस्मरण के संदर्भ में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक हमने देखा चित्रों को, आत्मकथा देख लिया, जीवनी देख लिया, यात्रा वृत्तांत देख लिया, रेखा चित्र देख लिया। अब आगे हम देखेंगे संस्मरण को। अगला जो बिंदु है, जो टॉपिक है हमारा, वह है संस्मरण। संस्मरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिन्हें परीक्षाओं में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, वह सभी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और थोड़ा वीडियो लंबा है भाई, मैराथन क्लासेज है, सारे गद्य विधाएं एक ही वीडियो में हैं, तो थोड़ा लंबा है, तो आप इत्मीनान से धैर्य के साथ देख सकते हैं। पूरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आप एक बार देख कर ज़रूर देखें। तो आप एक बार इसे ज़रूर देखें, अच्छे से देखें, और आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं हम संस्मरण, कुछ महत्वपूर्ण संस्मरण जो लिखे गए हैं। पहला है पद्म सिंह शर्मा का, यह प्रथम संस्मरणकार माने जाते हैं, और इनकी जो संस्मरण है पहला पद्म पराग, यह प्रथम संस्मरण मानी जाती है हिंदी की, जिसका समय है 1900। इसका जो समय है इनकी जो पद्म सिंह शर्मा की जो संस्मरण है पद्म पराग, इसका समय है 1929 ईस्वी। दूसरा इनका है प्रबंध मंजरी। आगे हैं श्री राम शर्मा, इनके संस्मरण कुछ महत्वपूर्ण है। शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे जीते कैसे हैं, सन 42 के संस्मरण। आगे है मनमथ नाथ गुप्त, जिनके संस्मरण का नाम है क्रांति युग के संस्मरण। अगला है शिव नारायण टंडन का, जिसका नाम है झलक। अगला है घनश्याम दास बिड़ला, जिनके संस्मरण का नाम है बापू।
और यह इनकी आत्मकथा का भी नाम है। अगला है राम नरेश त्रिपाठी, जिनकी संस्मरण का नाम है 30 दिन मालवीय जी के साथ। आगे है बनारसी दास चतुर्वेदी, इनके संस्मरण 2 हैं, हमारे आराध्य और संस्मरण। अगला है राधिका रमन प्रसाद सिंह, जिनके संस्मरण का नाम है टूटा तारा। आगे है महादेवी वर्मा, जिनके संस्मरण का नाम है पथ के साथी। जैनेन्द्र कुमार के संस्मरण का नाम है ये और वे। राम वृक्ष बेनीपुरी, उनके संस्मरण का नाम है जंजीरें और दीवारें। आगे है राहुल सांस्कृत्यायन, इनके 2 संस्मरण हैं बचपन की स्मृतियाँ, जिनका मैं कृतज्ञ दूसरा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क की जो संस्मरण है उसमें पहला है मंटो मेरा दुश्मन, दूसरा है अपना ज़्यादा अपनी कम पराई। पहला है मंटो मेरा दुश्मन, दूसरा है ज़्यादा अपनी कम पराई। आगे है हरिवंश राय बच्चन का संस्मरण, जिसका नाम है नए पुराने झरोखे 1962 ईस्वी। आगे विष्णु प्रभाकर हैं, उनका संस्मरण है जाने अनजाने 1962। यादों की तीर्थ यात्रा 1981। मेरे अग्रज मेरे मीत, समानांतर रेखाएं, हम इनके ऋणी हैं। अगला है एक दिशाहीन सफर। आगे है साहित्य के स्वप्न पुरुष। अगला है राह चलते चलते। आगे है हमारे पथ प्रदर्शक। अगला है हम सफ़र मिलते हैं। अगला संस्मरण है सृजन के सेतु। आगे है आकाश एक है और अंतिम है यादों की छाँव में। यह जो हैं विष्णु प्रभाकर के काफ़ी हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पूछ लेता है, तो इन्हें आप ध्यान में रखें। और आगे है शिव पूजन सहाय, इनके संस्मरण का नाम है वे दिन वे लोग। शांतिप्रिय द्विवेदी हैं, इनके संस्मरण का नाम है स्मृतियाँ और कृतियाँ। रामधारी सिंह दिनकर, इनके संस्मरण 2 हैं, पहला है लोकदेव नेहरू, दूसरा है स्मरण और श्रद्धांजलियाँ। आगे है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जिनके संस्मरण का नाम है जिंदगी मुस्काई 1953 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। अगले हैं कमलेश्वर, इनके संस्मरण का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त। अगले संस्मरणकार हैं भगवती चरण वर्मा, 2 संस्मरण हैं अतीत के गर्त से और दूसरा है हम खंडहर के वासी। आगे देखते हैं अगला संस्मरण जो है वह है मैथिली शरण गुप्त का, जिसका नाम है श्रद्धांजलि स्मरण। इसमें प्रकाशन हुआ 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ मैथिली शरण गुप्त के संस्मरण का श्रद्धांजलि स्मरण। आगे है राजेंद्र यादव, इनके संस्मरण का नाम है 2 हैं, पहला है औरों के बहाने और दूसरा है वे देवता नहीं हैं। आगे है अमृतलाल नागर, जिनके संस्मरण का नाम है जिनके साथ जिया। अगला है प्रतिभा अग्रवाल का, जिसका नाम है सृजन का सुख दुख। अगला है रामेश्वर शुक्ल अंचल का संस्मरण, जिसका नाम है युग पुरुष। अगला है पद्मा सचदेव का संस्मरण, जो 3 हैं, पहले का नाम है दीवान खाना, दूसरा है मितवा घर और तीसरा है अमराई। तीनों ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे हैं अज्ञेय का संस्मरण, जिसका नाम है स्मृति लेखा। अगला संस्मरण है काशीनाथ मिश्र का, जो 3 हैं, जिसके नाम है पहला है याद हो के ना याद हो, दूसरा है आछे दिन पाछे भय, तीसरा है घर का जोगी जोंगड़ा। आगे जो संस्मरणकार हैं उनका नाम है गिरिराज किशोर, जिनके रचना का नाम है सप्तपर्णी। आगे हैं दूधनाथ सिंह, 2 संस्मरण हैं, पहला है लौट आओ धार, दूसरा है एक शमशेर भी है। आगे है रामदरस मिश्र, जिनकी 2 संस्मरण हैं, पहला है स्मृतियों का छंद और दूसरा है अपने अपने रास्ते। आगे है रविंद्र कालिया, जिसमें संस्मरण जो इनकी रचना है उसका नाम है सृजन के सहयात्री। आगे है कृष्णा सोबती, इनकी 3 संस्मरण रचनाएं हैं, जिसमें पहला है हम हसमत भाग 2 और भाग 3 दोनों इसके अंतर्गत आएंगी। और भाग जो पहला है इनका हम हसमत का जो पहला भाग है वह रेखा चित्र के अंतर्गत आता है। ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है रेखा चित्र और संस्मरण में, बहुत ही माइनर सा डिफरेंट है बस। और अन्य इनका जो संस्मरण है वह है शब्दों के आलोक में और अगला है सोबती एक सोबत। आगे है देवेंद्र सत्यार्थी, इनकी संस्मरण रचना का नाम है यादों के काफिले। आगे हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, जिनकी रचना का नाम है एक नाव की यात्री। इसके बाद है विद्या निवास मिश्र, जिनकी संस्मरण रचना का नाम है चिड़िया रैन बसेरा, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे हैं मनोहर श्याम जोशी, जिनकी संस्मरण रचनाएं हैं 4, जिनमें जो महत्वपूर्ण है वह है लखनऊ मेरा लखनऊ,
दूसरा है रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने, तीसरा है एक संस्मरण और चौथा है बातों बातों में। अगला है डॉक्टर विवेकी राय, जिनकी 2 संस्मरण रचनाएं हैं। पहले का नाम है आंगन के बंधनवार और दूसरा है मेरे सुहृदय श्रद्धेय, 2005 में प्रकाशन हुआ। आगे देखें विश्वनाथ त्रिपाठी, इनकी 3 संस्मरण रचनाएं हैं। पहले का नाम है नंगा तलाई का गांव, दूसरा है व्योमकेश दरवेश और तीसरा है गंगा स्नान करने चलोगे। आगे संस्मरणकार हैं अमरकांत, जिनकी संस्मरण रचना है कुछ यादें कुछ बातें। अगला है फणीश्वरनाथ रेणु, जिनकी 2 संस्मरण रचनाएं हैं, वन तुलसी की गंध, दूसरा है समय की शिला पर। आगे हैं धर्मवीर भारती, जिनकी रचना है ठेरे पर हिमालय, यह भी संस्मरण के ही अंतर्गत आती है। चलिए, यह तो हो गया संस्मरण। आगे हम देख लेते हैं कुछ गद्य गीतों को, कुछ गद्य काव्यों को, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, तो उन्हें भी हम देख लेते हैं। छोटे छोटे कुछ और बिंदु बचे हुए हैं, टॉपिक्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटे छोटे हैं, कुछ ही हैं। तो अगला जो है वह है, अगर देखें तो हम पहले जो गद्यकार हैं राय कृष्णदास, इनकी गद्य रचनाएं हैं साधना, संलाप, छायापथ, प्रवाल और प्रवाह, यह 5 हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगले हैं वियोगी हरि, जिनकी गद्य रचनाएं हैं, गद्य जो काव्य हैं वह है, पहला है तरंगिणी, दूसरा अंतर्नाद, तीसरा प्रार्थना, चौथा भावना और 5वां है श्रद्धा कर्ण। आगे हैं चतुरसेन शास्त्री, जिनकी कुछ गद्य काव्य रचनाएं हैं अंतःस्थल, तरलाग्नि, मरीखाल की हाय और अगला है जवाहर। आगे देखें वृंदावन लाल वर्मा हैं, जिनकी गद्य रचना है हृदय की हिलोर। आगे हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु, जिनकी गद्य रचना है वियोग। अगला है अज्ञेय, जिनकी गद्य रचना 2 हैं, पहला भग्नदूत को माना जाता है और दूसरा चिंता को। आगे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिमहास, इनकी गद्य काव्य है, गद्य गीत है, गद्य रचना है, जो भी कह सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो आने वाला है दिनेश नंदिनी डालमिया की, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है इनकी गद्य काव्यों को। देख लेते हैं शबनम, मोक्तिमाल, अगला है शारदिया, अगला है दोपहरिया के फूल, अगला है बंसीराव, अगला है उन्मन और स्पंदन। शबनम, मोक्तिमाल, शारदिया, दोपहरिया के फूल, बंसीराव, उन्मन और स्पंदन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह, इनके जो गद्य काव्य हैं उसमें है, पहला है शेष स्मृतियाँ, दूसरा है जीवन धूली। आगे हैं परमेश्वरी लाल गुप्त, इनकी गद्य काव्य है बंदी की कल्पना। आगे हैं माखनलाल चतुर्वेदी, इनके गद्य काव्य है साहित्य देवता। आगे है ब्रह्मदेव, जिनकी गद्य काव्य है निशीथ, आंसू भरी धरती, उदीच, अंतरिक्ष। आगे है ठाकुर राम आधार सिंह, इनकी गद्य काव्य है लहरपंथी। रामधारी सिंह दिनकर की है उजली आग और कांति त्रिपाठी की है जीवन द्वीप, कांति त्रिपाठी की है जीवन द्वीप। कुछ और हैं गद्य काव्य जो बचे हुए हैं, महत्वपूर्ण हैं थोड़ा परीक्षा के लिहाज से, देख लेते हैं। माधव प्रसाद पांडे की है चितवन के फूल, मधुनीर, स्वर्णनीरा, पराती संझवाती, रूपगीत और सृजन पूजा। अंतिम है राजेंद्र अवस्थी, जिनकी गद्य काव्य का नाम है काल चिंतन। तो यह तो थे कुछ गद्य गीत गद्य काव्य जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ बिंदु और बचे हैं, थोड़े से रिपोर्टाज हैं, कुछ डायरियां हैं और कुछ पत्रिकाएं हैं, बस जल्दी जल्दी उन्हें देख लेते हैं और फिर आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही थोड़ा बहुत जो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से उन्हें ही देखेंगे। बस 2-3 टॉपिक्स बचे हैं। पहला है रिपोर्टाज, चलिए देख लेते हैं। रिपोर्टाज है पहला, जिसमें रिपोर्टाज के जो जनक हैं जिनको माना जाता है वहाँ है शिवदास सिंह चौहान और इनकी जो रचना है लक्ष्मीपुरा, वह पहली रिपोर्टाज मानी जाती है। इसमें मौत के खिलाफ ज़िंदगी की लड़ाई को दिखाया गया है। इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था। अगले हैं रांगे राघव, जिनका रिपोर्टाज है तूफानों के बीच, 1941 ईस्वी। इसमें बंगाल के भीषण अकाल का वर्णन किया गया है। आगे है उपेंद्रनाथ अश्क, इनकी जो रिपोर्टाज है उसका नाम है पहाड़ों में प्रेममय संगीत। अगले हैं भदंत आनंद कौशल्यायन, जिसका नाम है देश की मिट्टी बुलाती है। अगला है शिव सागर मिश्र, वे लड़ेंगे 1000 साल। अगला है धर्मवीर भारती, जिसमें युद्ध यात्रा। अगला है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जिसमें है क्षण बोले कण मुस्काए। आगे है शमशेर बहादुर सिंह, जिसका नाम है प्लाट का मोर्चा। आगे है फणीश्वरनाथ रेणु, जिनकी
रिपोर्टाज का नाम है ऋण जल धन जल। अगला है नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व, और अगला है एकलव्य के नोट्स। आगे देखें विवेकी राय हैं, उनकी कुछ रिपोर्टाज हैं जिसमें है जुलूस रुका है और बाढ़ बाढ़ बाढ़। आगे है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, जिनकी रिपोर्टाज का नाम है खून के छींटे। आगे देख लेते हैं कुछ और बचा है। राम कुमार वर्मा पेरिस के नोट्स, कैलाश नारद की है धरती के लिए। अगला है निर्मल वर्मा प्राग एक स्वप्न, श्रीकांत वर्मा मुक्ति फौज, कमलेश्वर की है क्रांति करते हुए आदमी को देखना। अगला है चंडी प्रसाद मिश्र अंतिम है युवराज सिंह की यात्रा, 1857 में प्रकाशित हुआ था। तो यह कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टाज हो गए और हमने इस तरह कितनी क्या क्या हमने पढ़ लिया। हमने आत्मकथा पढ़ लिया, जीवनी पढ़ लिया, यात्रा साहित्य पढ़ लिया, संस्मरण पढ़ा, रेखा चित्र पढ़ा, रिपोर्टाज पढ़ लिया। अब बचा है कुछ डायरी बची हैं, कुछ महत्वपूर्ण डायरियों के नाम बचे हैं और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका बची हैं। बहुत ही जल्द, बस छोटा सा वीडियो है, थोड़ा सा बस बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। जो बहुत ही परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है बस उन्हें ही हम देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ जो महत्वपूर्ण है। डायरी है जिसमें पहली है श्री राम शर्मा, इस डायरी के प्रवर्तक माने जाते हैं ये श्री राम शर्मा। इनकी डायरी का नाम है सेवाग्राम की डायरी, 1946 में इसका प्रकाशन हुआ। घनश्याम दास बिड़ला की डायरी का नाम है डायरी के पन्ने। धीरेन्द्र वर्मा की डायरी का नाम है मेरी कॉलेज डायरी, 1954। सुंदर लाल त्रिपाठी की डायरी का नाम है दैनंदिनी। सियाराम शरण गुप्त की डायरी का नाम है दैनिकी। उपेंद्र नाथ अस्क की डायरी का नाम है ज्यादा अपनी कम पराई, 1954। हरिवंश राय बच्चन की डायरी का नाम है प्रवासी की डायरी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 1971 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। रामधारी सिंह दिनकर की डायरी का नाम है दिनकर की डायरी। रघुवीर सहाय की डायरी का नाम है दिल्ली मेरा प्रदेश। राजेंद्र अवस्थी की डायरी का नाम है सैलानी की डायरी। मुक्तिबोध की डायरी का नाम है एक साहित्यिक की डायरी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, ये सारे आप इन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे हम देखते हैं अजीत कुमार की डायरी का नाम है अंकित होने दो। अगला है मोहन राकेश, इनकी डायरी का नाम है मोहन राकेश की डायरी। रविंद्र कालिया हैं, उनकी डायरी का नाम है स्मृतियों की जन्मपत्री। अगला है रामविलास शर्मा, इनकी डायरी का नाम है पंचरत्न। आगे हैं रेणु, इनकी डायरी का नाम है बन तुलसी की गंध। आगे हैं श्री रामेश्वर हांटिया, इनकी डायरी का नाम है क्या खोया क्या पाया। अगला है कमलेश्वर, इनकी डायरी का नाम है देश देशांतर। आगे है डॉक्टर नरेंद्र मोहन, इनकी डायरी का नाम है साथ साथ मेरा साया। और अगला है साये से अलग। कुछ और डायरियाँ बची हुई हैं जिसमें तेजिंदर की डायरी का नाम है डायरी सागा सागा। कृष्ण बलदेव वैद हैं, जिनकी डायरी का नाम है ख्वाब है दीवाने का। अगला है डॉक्टर विवेकी राय, इनकी डायरी का मान है मनबोध मास्टर की डायरी। रामदरस मिश्र हैं, जिनकी डायरी महत्वपूर्ण है, पूछता है नाम है आते जाते दिन। दूसरी है आसपास और तीसरी डायरी का नाम है बाहर भीतर। अंतिम बचे हैं रमेश चंद्र शाह, जिनकी डायरी का नाम है अकेला मेला। दूसरा है इसी खिड़की से और तीसरी है आज और अभी। यह थी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डायरियाँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चुनिंदा हैं, ज़्यादा हमने नहीं लिया है। जो पूछा जाता है परीक्षाओं में अक्सर उन्हीं को ही हमने इसमें संकलित किया हुआ है। तो यह तो थी डायरी। आइए अब पत्रिकाओं को देख लें, बेहद ही महत्वपूर्ण पत्रिकाओं को। यह हमारा अंतिम टॉपिक बचा हुआ है गद्य विधाओं के संदर्भ में। आप सभी से अनुरोध है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा और शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे भी लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं पत्रिकाओं को। पहली पत्रिका है बंगाल गजट, भारत का प्रथम समाचार पत्र इसे माना जाता है। इसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर या हिक्की गजट के भी नाम से जाना जाता है। बंगाल गजट पहला भारत का समाचार पत्र है, जिसका प्रकाशन 29 जनवरी 1780 ईस्वी में हुआ। साप्ताहिक थी, अंग्रेजी पत्रिका थी। इसके संपादक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। आगे है उदंत मार्तंड, हिंदी की प्रथम पत्रिका मानी जाती है। साप्ताहिक है, इसका प्रकाशन 30 मई 1926 ईस्वी में हुआ। इसी वजह से 30 मई को हमेशा राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इसके संपादक जो थे वह थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल और यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। आगे है बंगदूत, 1829 ईस्वी। साप्ताहिक है, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। राजा राम मोहन राय
इसके संपादक थे। एक साथ 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी, बांग्ला, हिंदी, उर्दू और बनारसी। अगला है बनारस अखबार, साप्ताहिक है और 1849 ईस्वी में प्रकाशित होती थी। काशी से प्रकाशित है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इसके संपादक हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखते हुए चलिएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है लेकिन आप इसे ज़रूर ध्यान से देखते हुए चलें। सुधाकर अगली पत्रिका है जिसका प्रकाशन 1850 में हुआ। साप्ताहिक है, काशी से होती थी। बाबू तारा मोहन मित्र इसके संपादक हैं। बनारस अखबार जो कि साप्ताहिक है, 1849 ईस्वी में प्रकाशित होती थी। काशी से प्रकाशित होती है। राजा शिव प्रसाद हिंद इसके प्रकाशक हैं और हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला यह पहला समाचार पत्र है। सुधाकर 1850 ईस्वी में प्रकाशित होती थी। साप्ताहिक है, काशी से प्रकाशित होती थी। बाबू तारा मोहन मित्र इसके संपादक हैं, प्रकाशक हैं। बुद्धि प्रकाश 1852 ईस्वी में साप्ताहिक है, आगरा से प्रकाशित होती थी। मुंशी सदासुख लाल इसके संपादक हैं। अगला है समाचार सुधावर्षण 1854 ईस्वी, दैनिक पत्र है, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। श्याम सुंदर दास इसके प्रकाशक हैं, संपादक हैं और यह प्रथम हिंदी दैनिक पत्र माना जाता है। अगला है हमारा प्रजा हितैषी। जो 1855 ईस्वी में प्रकाशित होती थी और यह आगरा से प्रकाशित होती थी और इसके प्रकाशक का नाम है, संपादक का, राजा लक्ष्मण सिंह। आगे देखते हैं कुछ और अन्य महत्वपूर्ण है। तत्वबोधिनी पत्रिका है, 1865 ईस्वी मासिक पत्रिका थी, बरेली से प्रकाशित होती थी। और अगला है वृत्तांत विलास 1868 ईस्वी मासिक है, जम्मू से होती थी। अगला कवि वचन सुधा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 15 अगस्त 1868 ईस्वी में प्रकाशन शुरू हुआ इसका। पहले मासिक थी, फिर पाक्षिक हुई और बाद में साप्ताहिक हो गई। काशी से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। की और दूसरी है हरिश्चंद्र मैगजीन, यह हरिश्चंद्र पत्रिका 1853 ईस्वी में मासिक थी, बनारस से प्रकाशित होती थी और भारतेंदु बाबू इसके संपादक प्रकाशक थे। बाला बोधनी यह भी इन्हीं की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। 1854 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। मासिक है, बनारस से होती थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। केवल महिलाओं के लिए प्रकाशित होती। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ऐसी कौन सी पत्रिका है भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो महिलाओं के लिए सिर्फ प्रकाशित होती थी, तो वह है बाला बोधनी। अगला है सदादर्श 1874 ईस्वी मासिक है, काशी से प्रकाशित होती थी। श्रीनिवास दास इसके संपादक थे। हिंदी प्रदीप 1877 मासिक थी, प्रयाग से प्रकाशित होती थी। बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे। भारत मित्र 1877 साप्ताहिक थी, बाल मुकुंद गुप्त इसके संपादक थे, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। आनंद कादम्बनी 1881 मासिक पत्रिका थी, मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। प्रेमघन जी इसके संपादक थे। भारतेंदु पत्रिका के जो संपादक हैं वह हैं पंडित राधाचरण गोस्वामी, 1854 में प्रकाशित होती थी, वृंदावन से। अगली है ब्राह्मण 1883 ईस्वी मासिक पत्रिका थी, कानपुर से प्रकाशित होती थी और प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक थे। द्वंद्व यह 1883 ईस्वी में प्रकाशित होती थी, मासिक थी, लाहौर से प्रकाशित होती थी और अंबिका दत्त व्यास इसके प्रकाशक संपादक थे। भारतोदय 1885 ईस्वी कानपुर दैनिक पत्र था, सीताराम शर्मा इसके संपादक थे। आगे देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण। अखबार चुनार 1866 चुनार से प्रकाशित होती थी, उर्दू का पत्र था यह और बाल मुकुंद गुप्त द्वारा प्रकाशित होता था। कोहिनूर 1888 लाहौर से प्रकाशित होती थी, उर्दू का पत्र है और बाल मुकुंद गुप्त के संपादक थे। नागरी नीरद 1893 साप्ताहिक पत्र है, मिर्जापुर से प्रकाशित होता था और प्रेमघन इसके संपादक थे। नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 में शुरू हुआ इसका प्रकाशन, त्रैमासिक था, काशी से होता था। इसके जो संपादकों के नाम हैं, पहले थे बेणीसर प्रसाद, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। आगे देखते हैं कुछ अन्य भी हैं।
उपन्यास पत्रिका है जिसका प्रकाशन 1898 ईस्वी में शुरू हुआ। मासिक थी, काशी से होती थी प्रकाशित और गोपाल राम गहमरी इसके संपादक थे। सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में प्रकाशन शुरू हुआ। मासिक थी, पहले काशी से प्रकाशित होती थी, बाद में इलाहाबाद से होने लगी। चिंतामणि घोष और महावीर प्रसाद द्विवेदी ये सब इसके महत्वपूर्ण संपादक थे। देखा जाए तो जो सरस्वती पत्रिका है इसका प्रकाशन काल 1900 से 1982 ईस्वी तक चला है। इसके संपादकों में अगर हम देखें तो श्याम सुंदर दास व अन्य जो थे वो 1900 से 1903 तक इसके संपादन कार्य इन्होंने संभाला। 1903 से 1920 तक संपादन कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संभाला और 1920 से 1947 तक पंडित देवी दत्त शुक्ल ने इसके संपादन कार्य को संभाला हुआ है। तो यह थी सरस्वती पत्रिका के संदर्भ में। आगे एक और पत्रिका बची हुई है सुदर्शन, 1900 ईस्वी है और मासिक है। 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। मासिक है, काशी से प्रकाशित होती थी। देवकी नंदन खत्री और माधव इसके महत्वपूर्ण संपादक प्रकाशक थे। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं। अन्य और भी पत्रिकाएं हैं लेकिन अभी हमने उनको संकलित नहीं किया है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी हमने उसे संकलित कर दिया है। एक वीडियो पत्रिकाओं पे ही बना दिया जाएगा पूरा। जितनी भी आजकल आधुनिक जो पत्रिकाएं हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उन सबको लेकर ये भी पत्रिकाएं और सारी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं पर ही एक वीडियो बना दिया जाएगा। तो अभी वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण भी जो कृतियाँ हैं, जो पत्रिकाएँ हैं, जो आत्मकथा से संबंधित रचनाएं हैं, जीवनियों से संबंधित रचनाएं हैं, बस उन्हें ही लिया गया है। तो यह जो वीडियो था हमारा, ये जो महामैराथन क्लासेस थी जिसमें हमने हिंदी गद्य के अन्य गद्य विधाओं को पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने आत्मकथा देखा, सबसे पहले जीवनी देखा, हमने यात्रा वृत्तांत देखा, यात्रा साहित्य, संस्मरण देखा, रेखा चित्र देखा, रिपोर्टाज देखा, डायरी कुछ देखी और हमने कुछ पत्रिकाओं को भी देखा। तो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो भी हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो या फिर टीजीटी पीजीटी हो, किसी हायर का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो जो भी परीक्षाएं हैं सबके लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन्हें अच्छे से पढ़ें और उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि हमें ज़रूर बताएँ यह कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। तो ठीक है, अगला एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। महामैराथन क्लासेस होगी फिर से और उसमें हम एक नए टॉपिक को पूरा एक टॉपिक क्लियर करेंगे। जो भी वीडियो होगा एक टॉपिक पे होगा पूरा और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होगा। आप उसे छोटा छोटा करके अपने हिसाब से पढ़ें, छोटा छोटा धीरे धीरे पढ़ें। पूरे एक वीडियो में पूरे एक टॉपिक को पूरा एक टॉपिक आपको एक ही वीडियो में दे दिया जाएगा, आप उसे अच्छे से पढ़ते रहें। तो चलिए ठीक है फिर दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।